हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत स्टडी। दोस्तों, आज हम 10 खूबसूरत और मजेदार प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम जैसे यूपीएसआई, सीजीएल या किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ से हम अपनी प्रैक्टिस की श्रृंखला को शुरू करेंगे। आज हम आपके सामने केवल 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं और आपको ये दिखाऊंगा कि प्रश्नों का लेवल किस तरह होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने परसेंटेज की वीडियो डालना स्टार्ट की है, परसेंटेज की क्लासेस डालना स्टार्ट की हैं, जिसमें 3 क्लासेस मैंने आपको दे रखी है अभी तक। इसके अलावा परसेंटेज की कम से कम 10 से 12 क्लासेस होंगे, तब जाके हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप जाके चैनल पर इसको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। ये प्रैक्टिस तब तक चलती रहेगी जब तक आप एक अच्छे लेवल पर नहीं आ जाते और प्रश्नों का स्तर भी बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं हूं दोस्तों अतुल तिवारी और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह बढ़िया बढ़िया प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप सीखने का प्रयास कीजिए ताकि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर किसी भी एग्जाम में ला सकें। हर सवाल आपके लिए नया होगा, हर सवाल में कॉन्सेप्ट बेटर होंगे। पहला क्वेश्चन किस तरह है जरा देखने का प्रयास कीजिएगा कि एक घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है और तो इसका आयतन क्या होगा। घन की जब भी हमसे बात करें और उसके विकर्ण की बात करें तो उसके बारे में लिख लेना कि घन का जो विकर्ण होता है, क्या घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √3a। इसी का मान आपको दे रखा है 4√3। यहाँ पे कहा है उसने ना कि एक घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। ऐसा करते ही देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा और उस घन की जो भुजा आ जाएगी वो 4 हो जाएगी, क्योंकि ए क्या है, यहाँ पे घन की भुजा है। जो √3a है उसमें ए क्या है, वो एक साइड है, वो एक भुजा है। ध्यान देना इस बात को। और अब हमसे जो डिमांड कर रहा है वो कह रहा है कि आप घन का आयतन बताइए, दैट मीन्स आप वॉल्यूम इसका बताइए। तो सभी को मालूम है कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब करने पर हमें मिल जाता है। यानी कि अगर हम ए का क्यूब कर दें तो हमें इसका आयतन मिल जाएगा। ए का क्यूब जो होता है, यानी कि ए तो हमारे लिए 4 है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर आप मिलाना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो ये हमारे लिए आज का पहला प्रश्न था, जो यहाँ से हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम चीजों को ले चलेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर अब चलते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा, वो भी क्लियर विजिबल होगा और सारी चीजें आपको सुनाई दे रही होंगी। इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, दो इक्वेशन, 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 9/xy पहली इक्वेशन है ये वाली, और दूसरी वाली है 4/x प्लस 9/y इक्वल्स टू 21/xy। क्योंकि यहाँ पे हमें दो ही समीकरण दिए गए हैं और दो ही क्या हैं, वेरिएबल्स भी हैं, तो हम अपनी तरफ से कभी भी वैल्यू पुटिंग इस तरह के प्रश्नों में नहीं कर सकते। हमारे पास इसको सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते। ऑप्शन से करने का मतलब आप वैल्यूज मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सेट ना कर पाए, क्योंकि देखिए x प्लस वाई पे फिर बहुत सारी वैल्यूज माननी पड़ेंगी और ये उससे जल्दी नहीं हो पाएगा जिसमें हम इसको लगा के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को आपके सामने लिखते हैं, 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू, देखिए हर सवाल एक बढ़िया लेवल का होगा और ऐसा लेवल का मतलब यहाँ इससे नहीं है कि वो सवाल बड़ा हो या कठिन हो, बल्कि उसके आने के चांसेस कितने हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये एक्स वाई हो जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा और 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, y से y कट जाएगा और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा और ये 9/xy के बराबर हो जाएगा। ये करने से हमें जो फायदा हुआ, हमने ऐसा क्यों किया, हमारा जो xy है वो xy से कट जाएगा और हमें जो बचेगा हमारे पास 2i प्लस 3x इक्वल्स टू 9 बचेगा। यहां तक करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं दूसरे इक्वेशन को आपके सामने लिखना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4/x प्लस
9/y इक्वल्स टू लिखा गया है 21/xy। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, पेशेंस बना के रखिएगा। हम क्या कर सकते हैं कि इसका xy का एलसीएम ले लें। x से x कट जाएगा और y कितना 4y हो जाएगा, y से y कट जाएगा, ये 9x हो जाएगा और इधर बचेगा 21/xy। इधर बचने का क्या है, इधर तो वही चीजें एकदम सेम टू सेम। यहाँ हमारे लिए फिर ऐसा करने से हमें फायदा क्या हो रहा है, ऐसा करने से xy से xy कट जा रहा है, तो हमारे पास जो बचेगा वो 4y और प्लस 9x इक्वल्स टू 21 बचेगा। अब हमारे पास दो तरह के समीकरण है जिसमें 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 9 है और एक 4y प्लस 9x इक्वल्स टू 21 है। हमें जो अपने आंसर तक पहुंचना है, हमें बेसिकली x प्लस y का मान चाहिए। तो ऐसा डायरेक्टली हमें इन दोनों समीकरणों से x और y के मान नहीं निकाल सकते, तो हमारे लिए आसान ये होगा कि हम एक एक करके इसके मान को निकालें। अब मान निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें या फिर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें। और अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, अगर हम ऐसा करें कि एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम x को काट सकें या फिर y को काट सकें। अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूं और इसको मैं समीकरण 2 मान लूं, तो अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 1 को मैं क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, उसके बाद उसको मैं समीकरण 2 में से क्या कर दूं, लेस कर दूं। ध्यान देना, पहले मैं आपके सामने समीकरण 2 लिख दे रहा हूं, 4y प्लस 9x इक्वल्स टू 21। इसके बाद समीकरण 1 में 2 से गुणा करके लिख दे रहा हूं, तो ये 4y हो गया और ये प्लस 6x हो गया, 2 से गुणा करने पे ये 18 हो गया। उसके बाद माइनस का सिंबल लगा रहा हूं क्योंकि दूसरे वाले समीकरण में पहले वाले इसको जो अभी थर्ड वाला मिला है, इसको हम गुणा कर माइनस कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको करेंगे, हमें एक मान अभी यहाँ मिलने वाला है, ये 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस होके बचेगा 3x, और 3x का मान 21 में से 18 जाएंगे तो 3। अगर 3x का मान 3 है तो x का मान क्या मिल जाएगा, 1। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर x का मान 1 आ गया, तो आप अगर पहले वाली समीकरण इसमें क्या कर दें, x का मान रख दें, तो 2y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो 2y का मान क्या हो गया, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, यानी कि y का मान कितना हो गया, 3। अब हमसे जो पूछा है x प्लस वाई, इसका मान हम निकाल दें तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 4 हो सकता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। एक्चुअली में ये सवाल थोड़ा बड़ा था और हमारे पेशेंस और हमारे नॉलेज दोनों को चेक करने वाला था। ऐसे प्रश्नों के यूपीएसआई यानी कि दरोगा में आने के चांसेस होते हैं, और अगर सीजीएल के मेंस वगैरह हुए या यूपी पेट का कोई बढ़िया एग्जाम हुआ या लोअर पीसीएस का कोई एग्जाम हुआ, तो उन सब में आने के चांसेस होते हैं। सो इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो इसको बाद में रिपीट कर लीजिएगा, चीजें आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर समांतर लाइनों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती हैं। ट्रेनों के पहली बार मिलने से लेकर एक दूसरे को पूर्णतः पार करने तक कितना समय बीतता है। एक ट्रेन यहाँ से इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ से इस तरफ आ रही है, दोनों ही 200 मीटर की लंबाइयों को लेकर चल रही हैं। कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही, कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ध्यान देना, जब कोई ट्रेन एक दूसरे से मिले, यहां मिलने से लेकर उसको पार करे और पूर्णतः पार करे, इसमें एक बार वो अपनी लंबाई को भी चलेगा। इमेजिन करिए कि दो ट्रेनें ऐसे जा रही हैं, वो अपनी लंबाई को भी चलेगी, उसके बाद उसका पिछला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये भी तो पार होना चाहिए। उसके लिए वो पहले तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को पार करेगी, फिर अपनी लंबाई को पार करेगी, और हमें मालूम करना है क्या, समय। और ये ध्यान देना कि हमारी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। सवाल को देखिए, यहाँ पे ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। हम जो जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
इस हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो हमें टाइम मालूम करना है, तो टाइम मालूम करने के लिए अगर हम डिस्टेंस में स्पीड से क्या कर दें, भाग कर दें। डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि एक ट्रेन पहली ट्रेन को पार करेगी, फिर अपनी लंबाई को पार करेगी, तो 200 तो अपनी पार करेगी और 200 दूसरी वाली ट्रेन को पार करेगी। 400 उसकी टोटल दूरी को तय करने वाली है। और चूंकि एक ही तरफ आएंगी तो यहाँ पे हमें सापेक्ष वेग की जरूरत होती है। किसकी? सापेक्ष वेग की। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष वेग जुड़ जाते हैं, यानी कि 20 + 30 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। तो अगर इसको हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे को तुरंत अगर बदलना चाहें किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर देंगे? कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आपको गुणा करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया 400 अपान, और कुछ कटने वाला होगा तो छोड़ दो, 18 से यहाँ गुणा कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 50 × 5 बचेगा। 50 अट्ठे 400 और 18 अट्ठे 144, 144 को 5 से भाग कर लो, 5 दूना 10, 4 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, फिर 5 अट्ठे 40, 28.8 सेकंड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। तो ये भी मैं बढ़िया सवाल मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें चीजों को एक बार तो बदलना भी था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना भी था, इसके साथ ही साथ यह भी बताना था कि कितने सेकंड आएंगे या मिनट आएंगे। और इसकी जो भी मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, इसकी पूरी PDF अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने अभी कमेंट बॉक्स में दे रखी है। जैसे मैंने सॉल्व किया है सेम टू सेम चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है ये कि 2600 रुपए को 3 व्यक्तियों AB तथा C में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया। A को कितना धन प्राप्त होगा? जो A, B और C के अनुपात हैं वो 1/2, 1/3 और 1/4 है। जब इस तरह के प्रश्न आपको दिखें कि उनकी चीजें अनुपात में दे रखी हों, तो आप इनके हरों का ले लीजिए लासा, 2, 3 और 4 का क्या कर लीजिए, का इनका लासा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 × 12 होगा, जो सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। प्रक्रिया को बस देखते जाइए कैसे चीजें हो रही हैं। फिर इन सभी को जो अनुपात में हैं, जो फ्रैक्शंस में, इन सभी को उसी लासा के साथ, उसी एलसीएम के साथ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ऐसा करने पे क्या मिलेगा जरा देखना, ये 2 × 12 हो जाएगा 6, और ये 3 चौके 12 और ये 4 तिहाई 12, ये 4 तिहाई 12, ये 3 चौके 12। उनके जो वास्तव में अनुपात थे वो 6, 4 और 3 थे, ध्यान देना। और इसी का मान अगर हम इन्हीं सबके अनुपातों को जोड़ दें, 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट को, तो ये टोटल पैसा जो था वो 2600 के बराबर था। अगर 6, 4, 10, 3, 13 का मान 2600 के बराबर है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 13 दूना 26 यानी 200 के बराबर है। हमसे जो प्रश्न में एक्चुअली में पूछा गया है वो A को कितना पैसा दिया जा रहा है ये पूछा। A को यूनिट में कितना मिला है, 6 यूनिट मिला है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 200, तो 2 से गुणा करके हम ये प्राप्त कर सकते हैं कितना, 1200 रुपये। ये अगला क्वेश्चन था जो कि आई होप आपको अब समझ आया होगा। ये पूरी प्रक्रिया है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद हम उस एलसीएम से सभी में गुणा करेंगे ताकि हमें एक्चुअली में चीजें मालूम पड़े। ये उनके अनुपात है, अनुपातों को जोड़ने पर जो कुल पैसा मिला, जो यूनिट्स में हुआ, वही उनके वास्तविक मान के भी बराबर थे, 2600 के बराबर थे। अगर 13 यूनिट का मान 2600 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 200 होगा। और हमसे A का पूछा है तो परिवर्तन के बाद A का 6 यूनिट था, तो 6 दूनी 1200। ये सवाल का आंसर इस तरह आप लगा सकते हैं। किसी और का भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर B का पूछता तो 4 दूना 800 और C का पूछता तो 3 दूना 600 हो सकता था। चलिए देखते हैं, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसको मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मानता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। सिर्फ फिगर बना लेने से या सिर्फ चीजों को याद कर भर लेने से भी आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। त्रिभुज ABC ऐसे बना हुआ है और भाषा थोड़ी पार वार करके है हिंदी में, वो आप उतना उसकी टेंशन नहीं लेंगे। पहले बोला है कि AB भुजा AB को B के पार तक ऐसे
BC को C के पार तक और CA को यहाँ तक बनाया गया। उसके बाद उनके बहिष कोणों को क्या, यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा। बेसिकली ये एक थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आंसर ऐसे इजीली हो सकता है, तीनों बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। और इसलिए भी होता है कि किसी भी बाह्य कोण के लिए हमें चीजों के सामने वाले, जैसे अगर हमें इसकी बात करनी हो तो ये इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा अंदर में। अगर इसकी बात करनी हो A वाले की तो ये इस कोण और ये वाले कोण के बराबर होगा। अगर इसकी बात करनी हो तो ये इन दोनों कोण के बराबर होगा। इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हर कोण को हमने 2 बार लिया। कौन से? जो त्रिभुज के आंतरिक कोण है, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अगर 2 बार काउंट किया तो 360 हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, बाकी इसको इसी तरह याद रख लो कि किसी भी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 और सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है। इस सवाल को मैं बहुत अच्छा सवाल मानता हूं, जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। और इस सवाल को जो मेरा समझाने का तरीका रहेगा वो आपको आज यूनिक लगने वाला है, बड़ा शानदार होगा। देखना जरा कि PQR क्यों पर एक समकोण त्रिभुज बनाता है। आपको थ्योरम याद है नहीं याद है, इस बात से ये मामला नहीं होगा, लेकिन आपको चीजें बेसिकली सब कुछ अभी क्लियर होने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। किस पर समकोण है? ये P है, ये Q है और ये R है। और ये Q पर समकोण है, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है कि यदि भुजाओं PQ और QR के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है मान लो, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। जो PQ का मध्य बिंदु है वो इसके मध्य बिंदु है, ठीक है। और उसके नेमिंग उन्होंने की है क्या? X की है और इसकी Y की है। मध्य बिंदु का मतलब ये भुजा बराबर होगी, QY और YR बराबर होगा, QX और PX बराबर होगा। ध्यान देना। अब देखिए, मध्य बिंदु का मतलब एक तरह से माध्यिका से भी कह सकते हैं, और इस चीज को अगर हम मिलाना चाहें तो यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, और अगर ऊपर से कोई चीज मिलाना चाहें तो हम इसको ऐसे मीट करा सकते हैं। सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा तरीका हो सकता है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और हमको कोई ऐसा वैल्यू दे नहीं रखा है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज को हम किसी भी ट्रिपलेट की तरह मान सकते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये समकोण है, तो इनकी जो भुजाएं हैं इनको हम समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे 3 4 5, जैसे 6 8 10, इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। और उसके इतना मानकर भी इस सवाल को भी हम लगा सकते हैं, अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं तो। ध्यान देना, ये थोड़ा सा और टिपिकल सवाल है और डिटेल वाला ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसको 6 8 10 ही मान लूं, ऐसा क्यों मानूंगा? 3 4 5 मानने में उसका आधा करके हमें पॉइंट में चीजें आ जाएंगी। 6 8 10 मानने का मतलब है हम इस पूरे बेस को अगर 6 मान लूं तो ये 3 हो जाएगा और ये 3, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर बराबर की भुजाएं। ऐसा करने पे ये 4 और ये 4 हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों? बस हमने ऐसा माना है, कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन यह है कि सवाल में उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है कि क्या करना है। तो हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ऐसे रख सकते हैं जो समकोण त्रिभुज के नियमों को पूरी तरह मानता हो। तो 6 8 10 क्या है? पूरी तरह समकोण त्रिभुज को मानता है। ये पूरा कितना है? 6 है। ये ट्रिपलेट होता है ना, ये 8 है और ये 10 है, तो ये ट्रिपलेट हो गया। 3 3 और 4 4 क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में उसने खुद कहा है कि x और y जो है वो दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अगर आपको दिमाग लगाना ही है तो ये सवाल चुटकियों का है। ये भुजा 4 है, ये 3 3 6 है, तो अगर आपको Rx बताना हो, तो 6 छंग 36 और 4 चौका 16, 36 16 कितना हो जाएगा? 52। ये तरीका होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। फिर अगर आपसे कहता है कि py कितना होगा, ये √52 होगा ना, और py कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 4 4 8 और 8 9 64 और 9 73, कितना हो जाएगा? √73। ये चीजें आपकी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बार बार हर ऑप्शन में Rx और py की बात कही गई है।
अब चलिए पहले ऑप्शन को मिलाना स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन, आर एक्स स्क्वायर यानी कि 52, रूट 52 है, इसका स्क्वायर कितना 52। पी वाई स्क्वायर, पी वाई कितना है, आर एक्स ये है 73 आया था ना, तो ये है 73, पहला ऑप्शन मिला रहा। 5 एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई कितना होगा जरा बताना। ये 3 है, ये 4 है, तो एक्स वाई कितना होगा 5 होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रिपलेट की तरह काम कर सकता है। तो 5 एक्स वाई का मतलब 5 पचम 25, तो 3 2 5 7 5 12 125 इक्वल्स टू 25 पंचे 125। आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला तो बराबर हो गया, मतलब ये तो सही है। दूसरे पे आ जाओ, आर एक्स स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर आपने निकाल लिया है कि 125 आएगा। ये एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई कहाँ पे है, ये है, एक्स वाई का मान 5, इसका स्क्वायर 25, प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर 10 है तो इसका स्क्वायर 100, तो 125 का मान फिर से किसके बराबर हो गया 125 का। दैट मीन बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन पे जरा आ जाओ, आर एक्स स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर का मान आपने पहले ही निकाल लिया है, आपको केवल 4 गुणे 125 करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 आर एक्स स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर है। फिर 5 पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कहाँ पे है देखना जरा, ये 10 है, तो 10 दहम 100, तो 125 चौका कितना, ये भी 500 होगा, और 100 पंचे कितना होगा, ये भी 500 होगा। दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। अगर 3 करेक्ट है दैट मीन्स चौथा तो इनकरेक्ट होना ही होना है, और ऑटोमेटिकली हो भी जाएगा। देखना अभी हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। चौथे ऑप्शन को मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, देखिए पहले वाले में हमने निकाला था और वहीं से हम हर बार रख सकते हैं, कितना आएगा 125 आएगा। फिर 3 गुणे पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू आपने फिगर में देखना जरा, पी क्यू कितना है 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, और क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर देखना फिगर में कितना है, ये 6 है, तो 6 छंग 36, ये 125 हो गया, और ये 3 गुणे 64 3600 हो गया, तो ये 300 हो गया। क्या बताना, 125 और 300 बराबर हैं, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो यही अकेले क्या था, गलत था। चौथा वाला क्या था, गलत था। इस तरह इस सवाल को हम प्रूव कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको आर एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर करके देखना चाहेंगे तो वो भी एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसमें आप फंस जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रिवाइज करिएगा एक बार, क्योंकि सवाल मानने पे ही आसान हो सकता है। क्वालिटी की, प्रैक्टिस की जो क्वालिटी है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में 10,000 20,000 देकर भी इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस शायद ही पाएं। शायद ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस कहीं पर भी मिले जो वास्तव में आपको इस बात को सोचने पे मजबूर करें। तो सवाल ऐसे हों जो आपको वास्तव में सोचने पर मजबूर करें, और आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी थॉट प्रोसेस को और आपके लगाने की जो शैली है उन सब को अगर बदले तो ये चीजें आपको बहुत कम मिलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कि किसी अभ्यर्थी को एक परीक्षा पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि अगर वो 40% नंबर ला लेगा तो वो परीक्षा को पास कर लेगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को प्रयास करने पर 10 सही उत्तर प्राप्त कर पास हो गया, यानी कि उसने 15 प्रश्न लगाए और उसमें से 10 सही हो गए। मामला यह नहीं कि उसने कितने सवाल लगाए, मामला यह है कि इन 10 ही प्रश्नों के साथ वो पास हो गया। मामला यह है कि पास हो गया, ये नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई स्कीम यहाँ पे नहीं है। ये मामला है कि 10 प्रश्न लगाकर ही वो पास हो गया। पास होने के लिए उसको 40% नंबर चाहिए थे। दैट मीन्स अगर वो 40% लाया है तभी तो पास हुआ है, यानी कि 40% लाने के लिए आपको 10 प्रश्न लगाने पड़ेंगे। अगर 10 प्रश्न का मतलब 40%, तो बेसिकली 100% उसका क्या होता है, प्रश्नों की संख्या, और कितने प्रश्न हैं ये बताना है, तो 100% होता है। तो ये इसका 2.5 गुना है। अगर प्रतिशत में 2.5 गुना है तो प्रश्नों में भी 2.5 गुना हो जाएगा। 10 का 2.5 गुना करोगे 25 प्रश्न आ जाएगा।
आप कैसे लगाते हो मैं इसको नहीं जानता, लेकिन आपको ऐसा या इससे भी बेहतर अगर आपके पास कोई अप्रोच है तो उससे लगाना चाहिए, क्योंकि समय आपके लिए जरूरी है। और आप उस भीड़ की तरह काम करेंगे जिसने रटी रटाई चीजें की है, एक्स वाई मान के लगाया है, तो आप उस भीड़ में ही रह जाएंगे और फिर अगले वर्ष उसी भीड़ में शामिल होकर सिर्फ आनंद लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, जब आपको ये नहीं मालूम हो कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज का केंद्रक क्या है, तो उसके बिना इस तरह के प्रश्नों को करना संभव नहीं है। उसके लिए जरूरी यह है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो क्या सवाल को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं, मेरे साथ सुनो। तो केंद्रक वो होता है जो सामने एक माध्यिका बनती है, दैट मीन्स माध्यिका वो जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। अब अगर वो माध्यिका बनती है तो ऐसा होता है कि तीन माध्यिकाएं इसमें बनती हैं, इसको ये बराबर भागों में बांटती है, इसको ये बराबर भागों में बांटती हैं। तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती हैं, या आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी कहते हैं, यानी कि केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। अब सेंट्रोइड का रूल ये है कि अगर ये जी है और ये डी है तो केंद्रक क्या है कि इस माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी कि जो हमारा AG और GD का अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा? 2:1 होगा। ये केंद्रक के बेसिकली रूल्स हैं जो आपको समझने और सीखने चाहिए। अब आपसे कहा है कि जो ए से केंद्रक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसने ये बात कही है आपसे क्या कि ये ए है, लिखा भी है, ए से लेके जी तक ये 8 है। देखिए, अगर 2 का मान 8 है, अगर 2 का मान 8 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर ये इस 2 का मान 8 है, इसको 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो 2 का 8 हो गया, 1 का 4 हो गया। अच्छा, टोटल अगर आपसे पूछे कि ए से डी तक की लंबाई कितनी है, तो कहेंगे एक हिस्सा तो 8 सेंटीमीटर है और दूसरा हिस्सा 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब टोटल 12 सेंटीमीटर इस माध्यिका की लंबाई है। माध्यिका की लंबाई निकालने की और भी तरीके हैं और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये तरीका, क्योंकि सवाल ऐसा था तो तरीका हमें यही लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके साथ हमने शुरुआत की, और समय भले ही लगा इनको डिस्कस करने में, भले ही हमने समय दिया इनको समझने समझाने में, लेकिन मेरा यकीन रखो या खुद पे यकीन रखो, सवालों के स्तर ऐसे थे जिनसे वास्तव में आपको सोचना या आपके दिमाग के खुलने की बात रही हो। ये पहला दिन था किसका? एक लंबी सीरीज होगी प्रैक्टिस की, और इसको यकीनन इस बार मैं कंप्लीट कराऊंगा बिना किसी संदेह के, क्योंकि परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया है और उसके 3 लेक्चर्स मैंने आपको अभी तक दे रखे हैं, और चौथा, पांचवा, छठवां धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को डिलीवर करते रहेंगे। और कहीं भी आपको अभी मैथ्स के लिए जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। वो सवाल आपने अगर पढ़ रखे हैं तो आप मेरी प्रैक्टिस क्लास में ज्वाइन होकर अपने आप को थोड़ा सा जज करिए कि कितनी तेजी से आप सवालों को कर पाते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने का मेरे साथ ही प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास को बहुत बेसिक से ले चलता हूं, और फिर से ये जो सॉल्यूशंस मैंने कर रखे हैं इसको मैं सेव कर देता हूं और इसी का PDF बना के मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई होगी और उस पर केवल क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आइदर आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे हक के साथ PDF को मांग सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। इसके न जाने कितने पार्ट्स होंगे, ये सीरीज कितनी लंबी होगी, और ऑलवेज इसमें हम क्वालिटी और हार्ड, जितने भी कठिन सवाल होंगे और जितने भी क्वालिटी के सवाल होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो बढ़िया एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बेटर बनाना चाहता हूं। जो दरोगा की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका लेवल मैंने देखा है, आपने भी देखा है, एक स्तर का होता है, तो यकीनन आपके लिए बेहतर प्रॉफिट दे सकती है। बस आप इसको शेयर और देखते रहिए। सभी को थैंक यू।